चलो देखो, ये चार आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। दीज आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 27 है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एग्जाम्पल हम आज करेंगे। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। अब ध्यान रखिए, ये पहला वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक इनिशियल पॉइंट होता है, सपोजिंग ओ ले लें, ओ यानी कि ओरिजिन, तो ओरिजिन से वो ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ ए, एक हिसाब से ओ ए वेक्टर हो गया। ऐसे ही तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी डी के, यानी कि जैसे कि कोई एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन से फिर ये ए बी सी डी चार आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, चार आपके पॉइंट्स हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ के रिस्पेक्ट में, ये ओ ए आपको दिया हुआ है। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ के रिस्पेक्ट में, ये ओ भी आपको दिया हुआ है 2i प्लस 5j। ऐसे ही ओ सी आपको दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 3k। ऐसे ही आपको ओ डी दिया हुआ है i माइनस 6j माइनस k। तो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ये ए बी सी और डी के। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं वैसे, इसमें बस ए बी और सी डी के बीच का एंगल पूछा है। और जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर तो होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास है पोजीशन वेक्टर्स, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो सबसे पहला हमारा क्या काम हो गया, क्या स्टेप्स हुए इस क्वेश्चन के, पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, सी डी वेक्टर निकालेंगे, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट यूज करके इनके बीच का एंगल निकालेंगे। तो ये ऐसे सॉल्व होगा पहला पार्ट आपका, फिर दूसरा पार्ट बाद में देखेंगे। चलो पहले ये करते हैं, तो ए बी वेक्टर ये आपका क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या करते हैं, बी का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर, तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर ये है 2i प्लस 5j, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है i प्लस j प्लस k, माइनस करेंगे, ये आ गया। माइनस तो आप इजीली कर सकते हैं ना, कंपोनेंट वाइज बस माइनस करते हैं। तो ये हुआ ए बी वेक्टर। इसी तरीके से सी डी वेक्टर आ जाएगा, जो कि डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, सी डी वेक्टर हो जाएगा, ये सी का पोजीशन वेक्टर है, ये सी का पोजीशन वेक्टर और डी का है। माइनस करो 2i प्लस 8j, एक मिनट, ये सी का और ये डी का, तो सी डी का निकालने के लिए डी माइनस सी, ये ध्यान रखना, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, ये करोगे तो i माइनस 3i विल गिव मी माइनस 2i, माइनस 6 माइनस 2 विल गिव मी माइनस 8j, माइनस k प्लस 3 विल गिव मी प्लस 2k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो, या सीधा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हो। तो अभी मैं डॉट प्रोडक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप बच्चों को अच्छे से याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा, ये हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का आप निकाल लेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, कंपोनेंट वाइज दोनों को 1 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 8 प्लस माइनस 1 इंटू 2। और ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड तो आपको आता ही, रूट ऑफ 1 प्लस 14 प्लस 1। तो बुक में जो बुक में जो लिखा हुआ है मैं सीधा लिख देती हूँ, सॉल्व करके 3√2 आ जाएगा। ऐसे ही सी डी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, इनका सम, और वो आ रहा है 6√2 आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ इनटू में कॉस थीटा। अब ये थीटा हमें निकालना है, ये थीटा निकालना है। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, मैं डायरेक्टली बुक में से लिख रही हूँ, माइनस 36 आ रहा है ये, और ये 18 टू से 36 आ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज -1। तो थीटा क्या होगा हमारे यहाँ पे,
थीटा हमारा याद रखिए 0 और पाई के बीच में होता है, 0 और पाई वैल्यू भी ले सकता है, तो यहाँ पे थीटा हमारा पाई आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब आप समझ सकते हो ए बी और सी डी, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल पाई है। तो अगर रफली मैं इसकी फिगर बनाऊं तो किस तरीके से होगा, ए बी वेक्टर सपोजिंग इस तरीके से है, ठीक है, ए बी वेक्टर इस तरीके से, ये इनिशियल पॉइंट है उसका, और सी डी वेक्टर कैसे है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल उनके उनके ऑपोजिट है सी डी वेक्टर, दिस इज योर सी डी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल क्या आ गया, पाई। ठीक है, सी डी वेक्टर एग्जैक्टली यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ए बी वेक्टर का तो इनिशियल पॉइंट ए है, आप कहोगे ये सी डी वेक्टर तो यहाँ पे डी होना चाहिए, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे है, ए बी वेक्टर ऐसे हो गया, सी डी वेक्टर जरूरी नहीं है ना इसके कोइंसाइड कर रहा हो, सी डी ऐसा कुछ हो गया। अगर इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तब भी तो हम सी डी को नीचे खिसका लाएंगे और फिर एंगल निकाल लेते हैं ना, तो पाई एंगल ही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। अब सबसे पहले तो दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं ये आपको पता होना ही चाहिए, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो पूरे चैप्टर का निचोड़ है इसमें, तो पूरे चैप्टर के बेसिक्स फॉर्मूले वो सब आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो ए बी और सी डी वेक्टर को हमें कोलिनियर दिखाना है, तो क्या होता है, अच्छा एक और बात यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान देंगे, डिड्यूस। डिड्यूस मतलब क्या होता है, मतलब आप ऐसे ही नहीं कि ए बी और सी डी को लीनियर प्रूफ कर देंगे कि कुछ भी करके, मतलब किसी भी, मतलब बहुत सारे मेथड्स अगर आपके पास हैं तो आप अपनी मेथड की चॉइस नहीं रख सकते यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। डिड्यूस मतलब क्या है कि आपने जो इससे पहले जो इसने क्वेश्चन में निकलवाया ना उसकी हेल्प लेंगे, उससे आप डिड्यूस करेंगे कि ए बी और सी डी कोलिनियर है। ठीक है, डिड्यूस मतलब ये है, आप कोई और मेथड से इसको कोलिनियर प्रूफ कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिड्यूस मतलब ये हुआ, आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर को यूज करके फिर आप उससे डिड्यूस करेंगे ये चीज, और उसका आंसर देखिए, अभी इसीलिए मैंने ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि थीटा आपका पाई आ गया, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ए बी और सी डी हो गए कोलिनियर। कैसे, अभी बताया ना, क्योंकि ए बी वेक्टर कुछ ऐसा है, सी डी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में और उनके बीच में एंगल पाया, तो यानी कोलिनियर हो गए ना, मतलब या तो वो कोइंसाइड कर जाएगी वो दोनों लाइंस, या फिर वो पैरेलल होंगी, तो इसी चीज को तो कोलिनियर कहते हैं हम। कोलिनियर में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ऑपोजिट हो चाहे सेम हो, कैसी भी डायरेक्शन हो सकती है दोनों तीनों वेक्टर्स की, लेकिन उनको कोलिनियर कब कहते हैं, जब वो पैरेलल हो, पैरेलल हो या कोइंसाइड कर रही हो, कोई भी सिचुएशन में हम कहते हैं उन वेक्टर्स को कोलिनियर। तो सिंपली यहां से हम कह देंगे, सिंस एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर इज पाई, देयरफॉर सिंस थीटा इज पाई, देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, अब ये तो इसने डिड्यूस कहा था, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वैसे कोलिनियर प्रूफ करना हो तो याद कराती हूँ कैसे करते थे हम, दो वेक्टर्स को कोलिनियर कैसे करते थे, कैसे कहते हैं उनको कोलिनियर, जब एक वेक्टर दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर, तब हम उनको कोलिनियर कह देते हैं। तो कोलिनियर, ये एक बार आपको रिव्यू करा रही हूँ कि अगर ये डिड्यूस नहीं लिखा होता तो हम इसको कोलिनियर कैसे प्रूव करते। अब देखो, ए बी वेक्टर क्या आया था और सी डी वेक्टर क्या आया था, उसमें कुछ रिलेशन है, आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, हम वो लैम्डा निकाल पा रहे हैं, -2 है वो लैम्डा, कि ए बी के अंदर अगर मैं -2 लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सी डी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है ना ए बी के अंदर मल्टीप्लाई करो तो सी डी मिलना चाहिए, सी डी के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं यही रिलेशन चाहती हूँ तो लैम्डा मेरा यहाँ पे हो जाएगा -1/2, सी डी के अंदर देखो -1/2 कर दो, देखो सी डी के अंदर -1/2 कर दो तो ए बी मिल जाएगा ना। तो कोई भी एक लैम्डा, कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेक्टर में ए बी या सी डी में मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर मिल जाता है, तो उसी को हम कह देते हैं कोलिनियर, तब हम कह देते हैं कि वेक्टर्स हैं कोलिनियर। तो ये बातें ध्यान होनी चाहिए माइंड में, एकदम बिल्कुल इमीडिएटली आ जानी चाहिए बातें, कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर कहे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर,
मतलब कि एक दूसरे को, मतलब एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर हम निकाल सकते हैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर से दूसरा आ रहा है तो हम उन वेक्टर्स को कोलिनियर कह देंगे। तो बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बातें याद होनी चाहिए, बच्चे ये चीजें भूल जाते हैं कि कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है। ठीक है, और अभी पेंडिंग में आपके पास रहेगा, मैं आपको बात बता देती हूँ जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। दो बातें होती हैं, एक तो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, एक होती है कोलिनियर लाइंस या वेक्टर्स। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, समझ पा रहे हो? एक तो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो इन दोनों में फर्क क्या है ये कभी बाद में बताएंगे, बस अभी आपको ये बता दिया इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स की बात हो रही है, और जब भी कोलिनियर वेक्टर्स हो तो ये कंडीशन होती है। कोलिनियर पॉइंट्स में भी सेम ये कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का वहां पे ध्यान रखना होता है, वो कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी आपको ये आप ध्यान रखो कि दो अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कोलिनियरिटी के ऊपर, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दो बातें हैं यहाँ पे, एक है कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन और एक है कोलिनियर वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी में कोई मेथड कर देते हैं, किसी में कोई मेथड कर देते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपको बाद में कभी 5-10 मिनट लगेंगे, इसको अलग से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और कोलिनियर पॉइंट्स अगर प्रूव करने के लिए आ जाता है तो कैसे करेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स प्रूव करने के लिए आता है तो कैसे करेंगे। वैसे वेक्टर्स वाला अभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। ऐसा एग्जाम्पल अभी ये अंकित और सुमित के पेपर में आया था, अभी हंसराज स्कूल में आया है ऐसा क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रही थी बार बार ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में ये आते हैं बहुत। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ पूरा, क्वेश्चन समझना अच्छे से। और हर क्वेश्चन की देखो बच्चों जिसमें ट्रिक छुपी होती है ना, वो ट्रिक भी मैं बताती हूँ। और इस क्वेश्चन में जो ट्रिक छुपी हुई है ना, वो मैं बता चुकी हूँ पहले ही, लेकिन अभी दोबारा बताऊंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 28, ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन है। एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। दिखाती हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, ईच वन ऑफ देम, ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, each one of them being perpendicular to the sum of other two। हर एक वेक्टर यानी ए बी सी, हर एक वेक्टर ए बी बी और सी तीनों की बात हो रही है, हर एक वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, सम ऑफ द अदर टू। यानी ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी प्लस सी के, बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए प्लस सी के, सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के। मतलब हर एक वेक्टर, बाकी दो वेक्टर्स जो बच गए हैं ना, उनका सम ले लो तो वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैंने ये रटाया था आपको कि परपेंडिकुलर जब भी वर्ड आ जाता है वो किससे लिंक होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से। तो यानी कि देखो मैं पहले कंडीशन लिखती हूँ, वो कहता है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, बाकी दो कौन से बच गए, ए ले लिया तो बाकी बी और सी बच गए, तो उनके सम के परपेंडिकुलर है, ऐसे कह रहा है वो। ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, या सी प्लस ए लिखो एक ही बात है, एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। आ गई बात समझ में? तो यहां से हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का जीरो हो जाएगा, यही होता है परपेंडिकुलरिटी में, यही होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो अब ये चीज मेरे पास आ गई। अच्छा, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, तो याद रखिए यहाँ पे जीरो होगा, जीरो वेक्टर नहीं। ऐसे ही बाकी दो भी हो जाएंगे, बी डॉट ए प्लस सी इज जीरो, सिमिलरली सी डॉट ए प्लस बी इज अगेन जीरो। अब ये चीजें दी हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज तो होंगी ना, तो ये बस हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली क्वेश्चन की, ये चीज दी हुई है। अब करना क्या है, ठीक है, अब बारी आती है करना क्या है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आपको समझाते हैं, आपको याद कराते हैं कि मैंने क्या बताया था आपको। मैंने बताया था, अच्छा बच्चों, एक तो बात होती है खाली किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना,
जैसे खाली ए का मैग्नीट्यूड पूछता है या खाली बी का मैग्नीट्यूड पूछता है, समझ रहे हो, वो क्वेश्चन होते हैं अलग। वो तो आप सिंपली उनके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इनका मैग्नीट्यूड। अच्छा, वैसे अगर ए बी सी दिए होते, अगर ये वेक्टर्स दिए होते तो आप सिंपली उनको कंपोनेंट वाइज ऐड करते, तो एक अलग से एक और वेक्टर तैयार हो जाता और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो दिए ही नहीं हुए। क्या दिया हुआ है, बस उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है, कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात बताई थी आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में कम से कम मैं परसेंटेज में अगर कहूँ तो 98% ऑफ द केसेस क्या चीज, क्या ट्रिक काम करती है कि होल स्क्वायर कर लो। क्योंकि होल स्क्वायर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं लिख के बता देती हूँ पहले से ही। अगर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं। आपको बताया था ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम ये स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में ना स्क्वायर करने से बात बन जाती है। अब देखो बात कैसे बनेगी। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बजाय इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जब स्क्वायर का आ जाएगा तो इसका भी कर निकाल लेंगे फिर हम रूट करके। चलिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका स्क्वायर किया। और स्क्वायर करने से अभी मैंने बताया आपको क्या हमें फायदा मिलता है। स्क्वायर करने से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं लगाना, स्क्वायर करने से हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होती है बस। प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा, देखो ये मतलब यही चीज दो बार आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा करने से क्या होता है, कुछ हमारे पास चीजें आ जाती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कुछ सॉल्व कर पाएंगे, कुछ ओपन कर पाएंगे, तभी तो ये गिवन चीजें हैं जो है इनको यूज कर पाएंगे, मैग्नीट्यूड का भी यूज होगा। तो अब ए वेक्टर को इन सबके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले ए को ए के साथ, ठीक है, अब आप कहेंगे ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, ऐसा है ना। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें, ए को बी के साथ ए को सी के साथ दोनों के साथ करना है तो मैं इस चीज को एक कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ। क्योंकि ये चीज मेरे को दी हुई है ना क्वेश्चन में, ए डॉट बी प्लस सी जीरो है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। ऐसे ही बाकी और भी टर्म्स जो हमें मिलेंगे वो ऐसे ही लिख लेंगे। इसको ओपन करके मत लिखना, मेरे कहने का मतलब जब अगर ओपन कर भी दो ना बाय चांस, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा टू यूज द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अब ए की बारी हो गई। इसी तरीके से बी को करते हैं। तो बी को जब ए और सी से करेंगे उस चीज को हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, और बी डॉट बी एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, ये ए डॉट ए है यहाँ पे, बी डॉट बी एज इट इज। फिर अब सी की बारी, सी ए प्लस बी के साथ पूरा इकट्ठा कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, और फिर सी को सी के साथ कर देंगे, सी डॉट सी। अब ये देखो ए डॉट ए, अगेन यही वाली प्रॉपर्टी लगती रहेगी, कभी लेफ्ट टू राइट लगाएंगे, कभी राइट टू लेफ्ट लगाएंगे हम इस प्रॉपर्टी को। अब राइट टू लेफ्ट वाला यूज होगा कि ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। और जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा तो वो चीज हमारी दी हुई है, ऐसी ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम स्क्वायर कर देते हैं। अभी सुमित अभी अभी आया है तो मैं बता देती हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था अभी आज। तो ये ट्रिक मैंने बताई है और ये ट्रिक याद रखें, ऐसे क्वेश्चन में इन 90% ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तरीके और भी होते हैं बहुत, मतलब और भी तरीकों से क्वेश्चन हो जाता है, बट ये बेस्ट तरीका रहता है। अभी मैं एक बार ये तीनों ही लिख लेती हूँ पहले, और बाकी सब तो जीरो ही हो गए हमारे। ठीक है, वो तो जीरो दिए हुए हैं। अब चलिए, ए का मैग्नीट्यूड हमें 3 दिया हुआ है, वो 9 हो गया। और अब तो बस सिंपल है, 4, बी का मैग्नीट्यूड इज 4, वो 16 हो गया, एंड सी का मैग्नीट्यूड इज 5, वो 25 हो गया, ऐड करके 50। तो ये तो स्क्वायर आ गया हमारे पास, ए बी सी के सम का स्क्वायर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √50, विच इज इक्वल्स टू 5√2। ठीक है,
तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दी है, अलग अलग क्वेश्चन में ना अलग अलग कंडीशन दी होती है। ये तो अक्सर दिया ही होता है, मैग्नीट्यूड तो दिए होते हैं, ए बी सी के मैग्नीट्यूड दिए हैं, फिर ये जो दूसरी कंडीशन है ना ये अलग अलग तरीके से दी होती है क्वेश्चंस में। मतलब किसी में कुछ और दे दी, किसी में कुछ और दे दी, और फिर पूछ यही लेते हैं ऐसा कुछ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हम उन क्वेश्चंस में स्क्वायर करके फिर डॉट प्रोडक्ट का यूज करके फिर सॉल्व करते हैं। तो कितना आसान है, बस स्क्वायरिंग की चीज याद रखनी है। मतलब इसका ये देख के ना ये मत भटक जाना कि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला कुछ लगेगा, वैसा मत भटक जाना। ये सिर्फ वेक्टर की प्रॉपर्टीज यूज करके स्क्वायर करके फिर वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज यूज करके फिर सिंपल आपका ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चन, तो अभी एक और आ रहा है। अब जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी में कुछ और तरीके से किया है, मैं आपको ना इसी तरीके से करके बताती हूँ। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, 98% ऑफ द क्वेश्चंस जो ऐसे हैं ये चीज आपकी काम कर जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वेक्टर्स एबीसी सेटिस्फाई द कंडीशन। यहाँ पे मैं कंडीशंस लिख देती हूँ सारी। 3 वेक्टर्स एबीसी हैं और वो ऐसे हैं कि उनका सम 0 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कहा था ना मैंने अलग अलग कंडीशंस दी होती है। अब यहाँ पे तीनों वेक्टर्स का सम 0 दिया हुआ है और हमें इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये निकालना है। इसको इसने ना एक नाम दे रखा है म्यू, वो कहता है म्यू निकालो। बात यही हो गई ना, ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना है। और अगेन यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 2। ठीक है ना बच्चों, वैसा सही क्वेश्चन हो गया। अभी ऊपर जैसा सब कंडीशन अलग अलग दे देते हैं, मैंने कहा था ना उसमें जो उसमें ए डॉट बी प्लस सी वो 0 दिए हुए थे, इसमें यहाँ पे ये दे दिया 0, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, निकालना हमें ये है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब अगेन यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग करके बताती हूँ मैं। ये चीज 0 दी हुई ना, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। हमेशा ये नहीं, मतलब वो थोड़ी अकल खुद भी लगानी है, ये नहीं कि जो चीज निकालनी है उसी का ही स्क्वायर कर लो, ऐसा नहीं होता। ए प्लस, देखो दिमाग लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे तो ये चीजें प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी ना जो आपको निकालना है। ए डॉट बी प्लस, जब ओपन करोगे दोनों के डॉट प्रोडक्ट को तभी तो ये चीज मिल जाएंगी ना, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो जो चीज निकालनी है वो अपने आप मैन्युफैक्चर हो जाएगी उसमें। तो वो चीज, एक तो जो चीज गिवन है वो उसमें मैन्युफैक्चर करनी है, जो चीज निकालनी है वो उसमें मैन्युफैक्चर करनी है, तभी तो आप उसको प्रोड्यूस कर पाओगे, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। चलो, तो उसके लिए हमारे पास यही जरिया है इसी को स्क्वायर करने का। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर हो गया, यानी इसके डॉट का प्रोडक्ट ये हो गया। मतलब अब ये तो 0 ही है ना भाई, ये 0 वेक्टर है जब, तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो गया। चलो, तो अब के हमें राइट हैंड साइड पता है ऑलरेडी कि ये 0 है। अब ओपन करते हैं। अब बारी आती है एक एक करके, ए को सबके साथ, ए को ए के साथ, ये तो हो गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि हमें पता है। फिर ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, इसको तो ओपन ही कर लेते हैं। ऊपर वाले में तो कंडीशन ही ऐसी दी हुई थी इसलिए हमने उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया था। अब यहाँ पे इससे हमें फायदा है, ओपन करने से फायदा है। क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि ए डॉट बी ए डॉट सी वो चीज बनती जा रही है जो हमें चाहिए, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से बी वाले को ओपन कर लेते हैं। तो इन टोटल 9 चीजें, 9 यहाँ पे टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास। अब कर लेते हैं बी डॉट ए। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बस ओपन करने हैं इसको। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, साथ साथ आगे की बातें सुनते जाओ। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। अब इसमें से ये ए डॉट ए, 3 तो ये मिल जाएंगे, ए डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी, ये तो उससे लग जाएंगे हमारे। ए डॉट ए डायरेक्ट लिख लें, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया। ठीक है, और बी डॉट बी ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, सी डॉट सी।
ठीक है, ये सारे तो हो गए। अब हम कलेक्ट करते हैं। देखो ए डॉट बी 2 बार आ रहा होगा, अगली बार बी डॉट ए आ रहा है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव होता है। आप रीजन में लिख देंगे यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ए डॉट बी डॉट ए 2 बार आ रहा है। ऐसे ही अब बी डॉट सी चेक करते हैं। बी डॉट सी ये भी 2 बार आ रहा होगा, एक सीधा एक रिवर्ट करके आ रहा होगा, तो उसको हम 2 टाइम्स ले सकते हैं। तो ये तीनों टर्म्स जो मेरे को निकालने हैं ना, ये आप देख रहे हैं तीनों ही आ रहे हैं और 2 टाइम्स आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये तीनों लिख दिया 16 और 4, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अब ये है 0 के बराबर। अब तो आ जाएगा आपका ये चीज बड़ी आसानी से। करो, ऐड करो, 29 उधर चला जाएगा, -29/2 आ गया बस। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट इज इक्वल्स टू -29/2। ठीक है, देखो बुक में भी यही आंसर है, उसने दूसरा तरीका किया हुआ है। तो अभी आज ये हंसराज के पेपर में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, उसमें भी स्क्वायरिंग ही करेंगे। ठीक है, अब मैं बस ये काम देती हूँ आपको, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगी, चिंता मत करो। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ये काम दे रही हूँ कि जो बुक का मेथड है वो भी देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। वो दूसरा मेथड भी पता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, ये नहीं दिमाग लगा या नहीं समझ में आ रहा, ये वाला मेथड नहीं हो पाया इससे, तो दूसरा मेथड कर पाओगे। ठीक है, और वो वाला मेथड ऐसी बात नहीं है, मैंने बता रखा है किसी और क्वेश्चन में भी, वो पहले बता रखा है, तो नया नहीं होगा आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस वो मेथड आप अपने आप देख लें। ठीक है, स्क्वायरिंग से मैंने बता दिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये बहुत बार आया हुआ है, और अभी एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे आपको। ऐसे मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 7-8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऐसे ही हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो तो इजी से हैं, लेकिन आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन है, दिखा देती हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझो पहले। इफ with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I, J and K, बस यहाँ तक तो कुछ नहीं। अब देखो दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर्स तो हमें दे ही दिए, अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर हमें दे दिया। अब क्या कहता है, क्या करना है, देन एक्सप्रेस बी वेक्टर इन द फॉर्म, बी को कहते हैं दो वेक्टर्स में तोड़ लो, break b vector into two vectors beta 1 and beta 2 such that beta 1 अल्फा के पैरेलल हो और beta 2 अल्फा के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से। अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर दो दिए हुए हैं, वो कहता है बीटा वेक्टर को दो वेक्टर्स में डिवाइड कर लो सच दैट एक वेक्टर अल्फा के पैरेलल हो और दूसरा वेक्टर बीटा अल्फा के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन भी। चलो अब कराती हूँ, बस समझने वाली बात है, थोड़ी कंसेप्ट्स पता होने चाहिए बस इसके लिए। लो पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ। अल्फा वेक्टर इज 3i माइनस जे, बीटा वेक्टर इज 2i प्लस जे माइनस 3k कैप। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, बीटा वेक्टर को बीटा 1 प्लस बीटा 2 में डिवाइड कर लो। ठीक है, सच दैट बीटा वन पैरेलल हो अल्फा के और बीटा 2 परपेंडिकुलर हो अल्फा के। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो अब बीटा 1 और बीटा 2 निकालने हैं। चलो अब शुरू करते हैं। पहले कंसेप्ट बताती हूँ यहीं पे। पैरेलल क्या होता है, देखो पैरेलल जब भी बताया था, पैरेलल कोलिनियर होता है ना, तो कोलिनियर में क्या होता है, अभी बताया था लैम्डा अल्फा।
तो बीटा वन अगर अल्फा के पैरेलल है तो इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। वेक्टर साइन लगाते रहना। लैम्डा तो एक स्केलर कांस्टेंट लिए तो उस पर वेक्टर नहीं लगेगा। तो पैरेलल जब भी आता है या कोलिनियर जब भी आता है वो लैम्डा टाइम्स हो जाता है। और इधर परपेंडिकुलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो बीटा टू और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब करेंगे कैसे देखो, पहले यहां से हमेशा पैरेलल से शुरू करो। इसमें ऐसा नहीं है किसी से भी शुरू कर लो, पैरेलल से ही शुरू करना है। क्योंकि देखो दूसरा हम शुरू कर ही नहीं सकते, वो कहता है बीटा टू और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो बीटा टू तो हमारे पास है ही नहीं ना, है ही नहीं बीटा टू। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे करके दिखाओगे ना, बीटा टू है ही नहीं तो ये वाली चीज कैसे करोगे ना, इसलिए ये चीज पहले नहीं कर रहे। अब ये वाली चीज पहले कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि बीटा वन निकलवा रहा है वो यहाँ से। बीटा वन हमारे पास आ जाएगा कैसे, अल्फा जो भी दिया है ना, अल्फा तो हमें दिया है, या उसका लैम्डा टाइम्स कर लो तो बीटा वन आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा ना ये ऐसे ही होता है हमेशा कि एक दो वेक्टर्स दिए होते हैं, उसमें से एक वेक्टर को डिवाइड करने के लिए कहता है सच दैट एक वेक्टर अल्फा के पैरेलल हो और दूसरा परपेंडिकुलर हो। तो हमेशा पैरेलल वाले से शुरू करना, ठीक है। हो उससे भी जाएगा परपेंडिकुलर से, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब हमेशा पैरेलल वाले से शुरू कर लेना। अब देखो कैसे करोगे, ये कंडीशन शुरू करते हैं। बीटा वन इज लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, लैम्डा स्केलर आ गया। तो बीटा वन क्या हुआ, जो भी अल्फा है उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। ठीक है, बीटा वन आ गया। अब जब बीटा वन आ गया, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे लैम्डा नहीं पता हमें, लेकिन एक बार तो बीटा आ गया ना, लैम्डा के टर्म्स में तो आ गया। इसी तरीके से बीटा टू भी निकाल लो, बीटा टू भी निकाल लो लैम्डा के टर्म्स में। बीटा टू कैसे आएगा, बीटा टू हमें क्या पता है, बीटा माइनस बीटा वन है ना, है ना, बीटा माइनस बीटा वन है। अब बीटा भी है मेरे पास और बीटा वन भी है। बीटा लिखो पहले, 2i प्लस जे माइनस 3k, ये बीटा हुआ, माइनस बीटा वन है, लैम्डा के टर्म्स में है लेकिन है तो सही, जैसा भी है वैसा ही लिखेंगे हम। इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि बाहर माइनस साइन है। अब इसको पूरा ओपन कर लेते हैं तो बीटा टू आ जाएगा मेरे पास। बीटा टू देखो कॉफिशिएंट वाइज करते हैं ना, कॉम्पोनेंट वाइज। आई का कॉम्पोनेंट क्या है, 2 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा, ये हुआ आई का कॉम्पोनेंट। जे का कॉम्पोनेंट हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, और के का कंपोनेंट उसमें तो है ही नहीं, माइनस 3k हो गया बस। बीटा टू आ गया, ठीक है। अब बीटा टू की कंडीशन लगाते हैं। देखो हमारे पास बीटा वन और बीटा टू आ गए ना एक बार, बस लैम्डा अगर हमें पता चल जाए, लैम्डा इसमें फिट कर देंगे और बीटा वन बीटा टू आ जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो लैम्डा अगर आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू बीटा वन और बीटा टू में, और हमारे पास बीटा वन बीटा टू आ जाएंगे। तो अब क्या कंडीशन यूज करेंगे, ये कंडीशन रह गई ना अभी यूज करनी, ये तो अभी यूज ही नहीं करी कि बीटा टू और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो अब ये यूज करेंगे, बीटा टू डॉट अल्फा इज जीरो। ठीक है चलो करते हैं, बीटा टू ये रहा, ये है बीटा टू, और अल्फा है 3i माइनस जे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे और वो जीरो के बराबर करोगे। तो 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3, 1 प्लस लैम्डा, और जे का कॉम्पोनेंट है -1, ये जीरो के बराबर। यहाँ से अब देखो लैम्डा आ जाएगा, 6 माइनस 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। 10 लैम्डा उधर चला गया, इधर आ गया 5, हाफ आ गया। बस लैम्डा आ गया तो बीटा वन बीटा टू आ गया, बस लैम्डा पुट कर लेते हैं। बीटा वन क्या आएगा, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे लैम्डा पुट कर लेते हैं, तो 3/2i माइनस 1/2j, ये बीटा वन हो जाएगा, लैम्डा पुट कर लिया। और बीटा टू हो जाएगा, अब इसमें लैम्डा पुट कर लेते हैं, 2 माइनस 3/2, 1/2,
यहाँ पे 1/2 पुट कर लेते हैं, 3/2 -3। तो ये आ गए हमारे β1 β2 सच दैट β1 अल्फा के पैरेलल और β2 अल्फा के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक बार दोबारा हो जाए क्वेश्चन। देखो दोबारा बता रही हूँ, पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ विद सॉल्यूशन। अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स दिए थे। अल्फा और बीटा की जगह कुछ और नाम भी दे सकते हो, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। अलग अलग वो चेंज भी कर सकते हैं, डिजिट्स ये वेक्टर वगैरह चेंज हो जाते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन यही ऐसा ही होता है ये। ठीक है, तो अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं। आपको बीटा को दो वेक्टर्स में ब्रेक करना है सच दैट β1 अल्फा के पैरेलल और β2 परपेंडिकुलर अल्फा के। तो पहले पैरेलल वाली कंडीशन यूज करके β1 निकाल लिया हमने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फिर β1 डाल के बीटा में β2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जब दोनों लैम्डा के टर्म्स में आ जाएंगे तो β2 डॉट अल्फा, कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, हमने ऐसा ही लिया कि β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो वहां से हमने लैम्डा निकाल लिया